हेलो एवरीवन, दिस इज़ CS विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और टैक्स की आज क्लास में कैपिटल गेन के अंदर हम ट्राई करेंगे आज इस कैपिटल गेन को कवर अप करने की। सारा हमारा लास्ट क्लास आज रहेगा कैपिटल गेन के अंदर। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 50C। सेक्शन 50C बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अगर कोई रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शन होती है, रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन, उस केस में कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, बात करते हैं। सेक्शन 50C मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है सेक्शन 53 के, जिसमें हम क्या करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हैं। इट प्रोवाइड दैट वेयर कंसिडरेशन डिक्लेयर टू बी रिसीव्ड और एक्रू एज अ रिजल्ट ऑफ the transfer of land or building or both is less than the value adopted or assessed by the authority of a state government for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer, the value of so adopted or assessed shall be deemed to be the full value of consideration, and capital gain shall be computed on the basis of consideration under section 48 of the Income Tax Act, provided that where the stamp duty value does not exceed 110% of the consideration received or accruing as a result of transfer, the consideration so received accruing as a result of transfer shall, for the purpose of computation of profit and gain from transfer of such asset, be deemed to be the full value of consideration। क्या है यहाँ पे, क्या होता है कि ये कहना चाह रहा है, मान लो एक पर्सन ने, किसी पर्सन ने अपनी कोई लैंड, अपनी कोई बिल्डिंग या दोनों, अपनी कोई लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफ़र की है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी। सेक्शन 50C कहता है, सेक्शन 50C क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लो भाई इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न लगता है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू, अब कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू किस तरह से होगी, इसमें एक वैल्यू मतलब कि इसका वैल्यूएशन किया जाता है वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या करेगी वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है, वैल्यूएशन अथॉरिटी हैज़ पर सेक्शन 50C के अकॉर्डिंगली वैल्यू कैलकुलेट करेगी उस प्रॉपर्टी की, वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, इफ़ यू हैव ट्रांसफर्ड सच प्रॉपर्टी लेस देन द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द अथॉरिटी, अगर आपने क्या किया है, जो वैल्यू अथॉरिटी ने कैलकुलेट की थी और उससे कम में आपने ट्रांसफ़र की है, तो जो वैल्यू है उसको ही हम, जो वैल्यू अथॉरिटी ने कैलकुलेट की है, उसको हम क्या मान लेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे, उसको ही क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के यहाँ पर चलेंगे। पहला तो पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पर। बट जहाँ पर प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन, जहाँ पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रू टू बी रिसीव्ड ऑन द ट्रांसफ़र, आपको ट्रांसफ़र करने से जो भी वैल्यू रिसीव हुई है, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज़्यादा नहीं है, तो जो
जिस वैल्यू पे आपने ट्रांसफ़र किया है उसी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, उसी वैल्यू को हम कंसिडरेशन मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें यहाँ पे हैं भाई। वैसे क्या होगा, अगर आपने ट्रांसफ़र किया है कोई प्रॉपर्टी, मान लो 2 लाख की प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की, वैल्यूएशन हुआ उसका और पता चला अथॉरिटी ने उसका वैल्यूएशन किया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है 3 लाख की है, तो फिर किस पर्पज़ के लिए, स्टैम्प ड्यूटी पर्पज़ के लिए, स्टैम्प ड्यूटी पर्पज़ के लिए उसको वैल्यूएशन जो है अथॉरिटी ने, मतलब 3 लाख को हम मानेंगे वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, आपको 3 लाख का मिला है। बेशक आपको 2 लाख में आपने ट्रांसफ़र किया, बट जो उसकी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पे ही आपको क्या होगा, ट्रीटमेंट होके यहाँ पर चलेगा। बट अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 110% से ज़्यादा नहीं है, तो फिर जिस वैल्यू पे आपने ट्रांसफ़र किया है प्रॉपर्टी को, उसी वैल्यू को हम क्या मान के चलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के यहाँ पर चलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। Rationalization of Section 50C in case of sale consideration is fixed under agreement executed prior to the date of registration of movable property। मतलब क्या है, जब अगर आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना था और उसका कंसिडरेशन आपने रजिस्ट्रेशन होने के पहले से ही डिसाइड कर रखा है एग्रीमेंट के कि भाई हम आपको प्रॉपर्टी इतने में बेचेंगे, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। सेक्शन 50C ऑफ द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन द लाइन with section 43CA to provide that where the date of the agreement fixing the amount of consideration and the date of registration for transfer of capital asset are not same, the value adopted or assessed by the stamp duty valuation authority on the date of agreement may be taken for the purpose of computing the full value of consideration for such transfer। कि मान लो आपने क्या किया, आपने जो वैल्यू एग्रीमेंट में डिसाइड की थी वो, और जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया, ये दोनों डेट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो फिर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी किस दिन का वैल्यूएशन करेगी, उस डेट की वैल्यूएशन डिसाइड करेगी जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया था। तो उस डेट पे जो भी आपके द्वारा एग्रीमेंट में डिसाइड की गई वैल्यू वो, या स्टैम्प ड्यूटी ने जो असेस किया वैल्यू वो, इनमें से जो ज़्यादा होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई ओनली केस वेयर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रेफर टू देयर इन और अ पार्ट देयर ऑफ हैज़ बिन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक clearing system through a bank account or through a such prescribed electronic mode or has the case may be prescribed on or before the date of agreement of transfer of such immovable property। ये कहना चाह रहा है कि जो ये प्रोविजंस हैं, जो ये हमने पढ़ा ऊपर ये वाला, ये किस केस में अप्लाई नहीं होता, अगर आपने कंसिडरेशन रिसीव किया है चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा, ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। अब कैसे समराइज़ की गई है सेक्शन 50C की समरी क्या है, क्रक्स क्या है, वो बात कर लेते हैं। भाई एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, सेक्शन 50C की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है भाई, जहाँ पर आप कैपिटल एसेट्स, कोई लैंड या बिल्डिंग को क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो। रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, अगर आप रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर सेक्शन 50C लगेगा। टैक्सेबिलिटी क्या होगी, दो तरह से टैक्सेबिलिटी होगी। ए, वैल्यू अडोप्टेड असेसेबल बाय द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी। बी, 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। टैक्सेबिलिटी दो तरह से होती है, या तो ए हमारे पास होता है अडोप्टेड वैल्यू जो कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, या फिर जो भी आपका एक्चुअल कंसिडरेशन था उसका 110%। अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, फिर सेल कंसिडरेशन क्या होगा, अगर आपका ये वैल्यू अडोप्ट असेस की गई थी ये ज़्यादा है किससे, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से, ठीक है ना। अगर आपका स्टैम्प वैल्यू 110% 110% से ज़्यादा है, ठीक है ना, ऑफ द एक्चुअल वैल्यू कंसिडरेशन, तो फिर हम वैल्यू जो अडोप्ट की है, असेस की है, उसको ही हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे।
बट अगर जो आपकी वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी की थी वो लेस देन है 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन के, तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन है उसे ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, उसे ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन where assessee claim before the assessing officer that value so adopted or assessed or assessable by the authority for the payment of stamp duty exceed the fair market value of the property as on the date of the transfer, and the value so adopted, assessed or assessable by such authority has not been disputed in any appealed or revision, or no reference has been made before any other authority, court, high court, the assessing officer may refer the valuation of the capital asset to the valuation officer as defined under section 2 clause R of the Wealth Tax Act 1957। ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर असेसी को ये लगता है कि जो वैल्यू को असेसी को अगर ये लगा कि भाई वैल्यू जो कंप्यूट की गई थी ऊपर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा वो ज़्यादा है किससे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से, एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू से। अगर वो एसेट्स जो है जो वैल्यू को अडोप्ट किया गया है वो डिस्प्यूट में नहीं है, ना तो वो किसी अपील में है, ना उसके रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस है, तो आप उसके वैल्यूएशन के लिए रेफ़र, असेसी के पास राइट है, असेसी क्या कर सकता है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन कराने के लिए उसे रेफ़र कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। पॉइंट नंबर 3, where the value certain by the valuation officer exceed the value adopted or assessed or assessable by the stamp authority। अगर वैल्यूएशन कराने के बाद आपको पता चला कि इसकी वैल्यू तो जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने डिसाइड की गई थी उससे भी ज़्यादा है, तो वैल्यू अडोप्टेड असेस असेसेबल शैल बी टेकन एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और एक्रू एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो इस केस में क्या होगा, जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने वैल्यू को असेस किया है, वैल्यू को अडोप्ट किया है, उसी ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज वेयर द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर। The value determined by the valuation officer, the value adopted or assessed or assessable for the valuation officer। अगर आपकी वैल्यू जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने डिसाइड की है अगर वो ज़्यादा है जो वैल्यू अडोप्ट की है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने, तो इस केस में क्या होगा, जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने स्टैम्प ड्यूटी के पर्पस से वैल्यू डिसाइड किया है उसे ही हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे। और दूसरा, अगर आपकी वैल्यू कम है, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने जो वैल्यू डिसाइड की थी वो कम है किससे, जो वैल्यू डिसाइड की थी स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, तो उस केस में क्या होगा, द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर शैल बी कंसीडर द सेल कंसिडरेशन। पॉइंट टू बी कंसीडर, पॉइंट टू बी कंसीडर, क्या क्या पॉइंट हमें इसके अंदर कंसीडर करने हैं। पॉइंट टू बी कंसीडर, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन हैज अ पार्ट thereof has been received by way of account paying check or account paying bank draft or by using electronic clearance system or a bank account or through specified electronic mode on before the date of agreement for transfer। मैं ये कहना चाह रहा है पॉइंट टू बी कंसीडर कि द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा और अ पार्ट thereof has been received by way of अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कौन सा हम कंसीडर करेंगे, जो भी अमाउंट आपको अकाउंट पेइंग चेक के थ्रू, अकाउंट पेइंग बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू या स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर आपको ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफ़र अगर मिला है तो उसको हम वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर करके यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैज़ पर सेक्शन 155 इफ़ द वैल्यू अडोप्टेड फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पज इज़ रिवाइज इन एनी अपील। अगर जो इसके रिगार्डिंग मतलब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने कोई वैल्यू जो थी क्या की थी, अडॉप्ट की थी, और उस वैल्यू के रिगार्डिंग अपील हो गई, कोर्ट के अंदर केस फाइल हो गया और उस वैल्यू को क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया अपील के अंदर। रिवीजन और रेफरेंस द असेसमेंट अर्लियर मेड शैल बी अमेंडेड टू दी रिकम्प्यूट द कैपिटल गेन बाय टेकिंग द रिवाइज वैल्यू फॉर द सेल कंसिडरेशन। The value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority on the date of agreement may be taken for the purpose of computing the full value of consideration। तो इसमें ये सारी बात करता है। आगे बढ़ते हैं।
Capital gain on transfer of unlisted share in a company. Section 50 CA. This section is applicable if assessee transfer share in a company other than quoted share. भाई क्या है, अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और उस केस में कैपिटल गेन किस तरह से कंसिडर किया जाएगा वो बात करते हैं, और इसके लिए सेक्शन जो है सेक्शन 50 CA है. दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ assessee ट्रांसफर शेयर इन अ कंपनी एट less than the fair market value of such share determined in accordance with the prescribed manner. In such a case, FMV of the share shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computation of capital gain, provided that the provision of this section shall not apply to such transaction undertaken by certain class of person and subject to such condition as may be prescribed by the CBDT. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स को, और यह कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड कंपनी, अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और उसका जो वैल्यू कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो उस सिचुएशन में हम फेयर मार्केट वैल्यू को भी क्या करके चलेंगे, कंसीडर करके यहाँ पर चलेंगे. 50D की बात करते हैं. फेयर मार्केट वैल्यू टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस. फेयर मार्केट वैल्यू टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस. सेक्शन 50D. कैपिटल गेन आर कैलकुलेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हैज सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सम रिसेंट रूलिंग. भाई कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल कंसिडरेशन में से अगर हम माइनस कर दें क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, यहाँ पर चलता है. अब बात करते हैं. इट हैज़ बीन हेल्ड दैट वेयर द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, then as per machinery provision fails, if has machinery provision fail, the gain arising from the transfer of such assets is not taxable. Section 50D has been inserted to provide that fair market value of the assets on the date of transfer shall be deemed to be full value of consideration if the actual consideration is not attributable or determinable. अगर क्या है, कोई actual consideration जो है, actual consideration वो क्या है, वो डिटर्मिनेबल नहीं है. एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो डिटर्मिनेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस केसेस में जिन कैपिटल एसेट्स का जो क्या है कंसिडरेशन जो है डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम क्या मानेंगे, उसका कंसिडरेशन मान के यहाँ पर चलेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 55A. सेक्शन 55A. रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर. रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, इसकी बात करते हैं. सेक्शन 55A. with a view ascertaining the fair market value of the capital asset, the concerned assessing officer may refer the valuation of the capital asset to valuation. मतलब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएशन के लिए रेफर कर देगा कैपिटल एसेट को, कहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है. ठीक है ना भाई. जिन कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू को सर्टेन करना होता है तो उसको कहाँ रेफर कर दिया जाता है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, एज पर सेक्शन 55A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रेफर कर दिया जाता है. और कुछ केसेस हैं, किन किन केसेस में किस तरह से इसको कंसिडर किया जाता है. नंबर 1, वेयर द वैल्यू ऑफ द एसेट हैज़ क्लेम बाय द असेसी इज इन अकॉर्डेंस विद द estimate made by the registered valuer, where the value of the asset has claimed by the assessee is in accordance with the estimate made by the registered valuer, who work in private capacity under a license issued by the board, and his valuation is not binding on the assessing officer, but assessing officer is of opinion that the value so claimed is less than the fair market value with effect from July 2012. The assessing officer is unable to make reference to valuation officer where in his opinion the value declared by the assessing officer is
एट वेरिएंस फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर क्या है, किसी प्राइवेट वैल्यूएशन ऑफिसर ने, किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी का, किसी कैपिटल एसेट्स का वैल्यूएशन किया है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई जो ये वैल्यू डिटरमाइन की है ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो अगर ये असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसके फर्दर वैल्यूएशन के लिए उसको वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। Where the assessing officer is of opinion that the fair market value of the assets exceed the value of the asset by the more than 25,000 or 15% of the value claimed by the assessee whichever is less, कि जहाँ पर असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एक्सीड है किससे, 25,000 से, देखो जो कि मतलब 25,000 ज़्यादा है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एक कैपिटल एसेट की वैल्यू से 25,000 ज़्यादा है, या फिर जितनी भी वैल्यू असेसी ने क्लेम किया है उसकी 15% से ज़्यादा है, इन दोनों में से विच एवर इज़ लेस जो होगा, अगर उसका ओपिनियन है कि ये क्या है, एफएमवी जो है वो ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। वेयर द असेसीज ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द वेयर द assessing officer is opinion that having regard to the nature of asset and the relevant circumstances it is necessary so to make the reference to the valuation officer। अगर जरूरी लग रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर को देना तो वहाँ पे वैल्यूएशन के लिए असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या कर सकता है, रेफर करके यहाँ पर चल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एडवांस मनी रिसीव। सेक्शन 51 provide that while calculating capital gain the advance money received by the assessee must go to reduce the cost of acquisition. However, if advance money has been received and retained by the previous owner and not the assessee himself, then the same will not go to reduce the cost of acquisition of the assessee। भाई अगर किसी पर्सन को एडवांस मनी रिसीव हुई है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे, दूसरा Section 56 subsection 2 clause 9 provide that for the taxability of any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for the transfer of capital asset, consequently such sum shall be chargeable to income tax under the heads income from other sources if such sum is forfeited on or after the 1st April 2014 and the negotiation do not result in the transfer of sub capital। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई जब किसी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करते टाइम, डील करते टाइम कोई नेगोशिएशन हुआ और नेगोशिएशन के टाइम कोई एडवांस मिला तो वो इनकम टैक्स के अंडर दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगा, टैक्सेबल होकर यहाँ पर चलेगा। पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑफ द एडवांस रिसीव एंड रिटेन। अगर डबल टैक्सेशन को हमें अवॉइड करना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन of advance receive or retain, section 51 provide that where any sum of money received as an advance or otherwise in course of negotiation for transfer of capital asset has been included in the total income of the assessee। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो उस एडवांस को सेक्शन 51 provide that where any sum of money received as an advance or otherwise in course of negotiation transfer of capital assets has been included in the total income of the assessee for the previous year in which in accordance with the section 56 such amount shall not be deducted from the cost for which the asset was acquired or the written down value of the fair market value as the case may be in computing the acquisition। तो उसको cost of acquisition में से माइनस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर मिलती है। एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना अच्छे से। एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, हमारे पास सेक्शन 54 आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। भाई अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी को सेल किया है जो आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे तो उस केस में
एग्जम्पशन आपको मिलेगी। और एग्जम्पशन किस किस को मिलेगी? एसएससी या तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए। विच एसेट टू ट्रांसफर, रेजिडेंशियल एसेट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कोई लैंड अपार्टमेंट देयर टू, और ये जो एसेट होनी चाहिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होने चाहिए। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम जो होगी इस हाउस की शुड बी चार्जेबल टू टैक्स इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सिचुएशन क्या है, बात करते हैं। एग्जम्पशन किस किस तरह से मिलेगी? वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड रुपीज़ 2 करोड़, अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा है। वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर एक रेजिडेंशियल हाउस उसने परचेज किया है 1 साल पहले, पर मतलब ट्रांसफ़र करने के 1 साल पहले या ट्रांसफ़र करने के 2 साल बाद, कंस्ट्रक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर उसने कंस्ट्रक्ट किया है दूसरा हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और दूसरी सिचुएशन क्या है, और जहाँ पर कैपिटल गेन आपका क्या नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपने परचेज किया है 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। आपने 2 रेजिडेंशियल हाउस को परचेज किया है इंडिया के अंदर एक ईयर पहले बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और या फिर 2 साल बाद आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, या आपने 2 घर को कंस्ट्रक्शन किया है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो आपको कैपिटल गेन के अंदर क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। कैपिटल गेन के अंदर एग्जम्पशन मिल के यहाँ पर चलेगी। अब एग्जम्पशन जो है कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या होगा वो बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या तो वो, या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू houses including the amount deposited in the CGAS before due date of filing return, whichever is lower। इनमें से दो जोन सा भी अमाउंट होगा, whichever is lower होगा, उस अमाउंट की आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 के अंदर। एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 54 के अंदर, बट आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको ये कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो सेक्शन 54 के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। और एग्जम्पशन कितने अमाउंट की मिलेगी, एग्जम्पशन इस अमाउंट की मिलेगी जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ वो, या फिर जितना भी आपने नए घर को परचेज करने में या नए घर को कंस्ट्रक्शन करने में पैसा लगाया है वो, विच एवर इज लोअर। आगे बात करते हैं सेक्शन 54B। सेक्शन 54B की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। सेक्शन 54B, अगर आपने कोई ऐसी लैंड थी जिसका यूज आप किसके लिए कर रहे थे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कर रहे थे, तो उसके लिए एग्जम्पशन आपको मिलेगी। और एग्जम्पशन क्या होगी वो बात करते हैं। एग्जम्पशन किसको मिलेगी, या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या एचएफ होना चाहिए। आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप किसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र कर रहे हो। एसेट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। सच लैंड हैज़ बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 ईयर बाय सच इंडिविजुअल और इज पेरेंट ऑफ एचयूएफ। मतलब ट्रांसफ़र करने के 2 साल पहले आप इसको किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, आप इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे। ही शुड परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और जैसे ही उसने एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र किया उसके 2 साल के अंदर अंदर उसने क्या किया, दूसरी एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लिया। इफ़ सच इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ
return of income, then the capital gain has to be deposited under the CGAS. अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो जितना भी कैपिटल गेन है आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, उसको डिपॉजिट करोगे CGAS. अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय एसएससी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स. भाई क्या है, जितना भी अमाउंट ऑफ यूटिलाइज करोगे आप अमाउंट का यूटिलाइजेशन कहाँ से करोगे, न्यू एसेट को परचेज करने के लिए. फिर अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो, जितनी भी ये कंडीशन बता रखी हैं, आपको एग्जम्पशन मिलेगी. एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या होगा वो बात कर लेते हैं. इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल गेन, एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट. कि भाई अगर आपकी जो कॉस्ट है नई लैंड को परचेज करने की वो ज़्यादा है या इक्वल है किसके, कैपिटल गेन के, तो आपका सारे का सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा. बट अगर आपका जो कॉस्ट है आपकी जो कॉस्ट है किस चीज़ की कॉस्ट, न्यू एग्रीकल्चर लैंड की, एग्रीकल्चर लैंड की जो कॉस्ट है वो लेस है कैपिटल गेन के दो, तो कैपिटल गेन टू द एक्सटेंड ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जम्प्ट. बस जितना आपने पैसा नई एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करने में लगाया तो उतना आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो ये सिचुएशंस है. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 54D, सेक्शन 54D बात करते हैं. कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. अगर आपकी गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी आपकी लैंड को, आपकी बिल्डिंग को एक्वायर कर लेती है, तो उस सिचुएशन में हम बात करते हैं. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेक्शन 54D. कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, क्या क्या कंडीशंस हैं एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, पढ़ते हैं. एसएससी, एनी एसएससी, देयर मस्ट बी अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग और एनी राइट इन द लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. भाई कोई भी एसएससी है, सबको एग्जम्पशन मिल सकती है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ होना चाहिए किसी लैंड का, किसी बिल्डिंग का, किसी लैंड के किसी राइट का. यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए. सच लैंड एंड बिल्डिंग शुड हैव बीन यूज फॉर द बिजनेस पर्पस. और जो ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए. ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर 2 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर. मतलब ट्रांसफ़र करने से 2 साल पहले इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए. एसएससी मस्ट परचेज अनदर लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्ट एनी अनदर बिल्डिंग विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र. मतलब ट्रांसफ़र करने के 3 साल के अंदर अंदर एसएससी क्या करेगा, एक नई बिल्डिंग को, एक नई जो लैंड है उसको परचेज करेगा या नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा 3 साल के अंदर अंदर. अगर रिटर्न फाइल करने से पहले, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले अगर एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी नई लैंड में, नई बिल्डिंग में, तो जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट था उसको CGAS उस अमाउंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा और उसका यूज़ सिर्फ नई एसेट को परचेज करने के लिए किया जाएगा. इन सच अ केस इफ़ द कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, अब एग्जम्पशन क्या मिलेगी, एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, अगर आपकी कॉस्ट जो थी नई लैंड को परचेज करने में आपके कैपिटल गेन से ज़्यादा थी, ठीक है ना, तो आपका सारे का सारा कैपिटल गेन जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा. अगर आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कैपिटल गेन से कम थी, तो जितना आपने पैसा नई लैंड को, नई बिल्डिंग को परचेज करने में लगाया है उतना आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेगा. यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. कैपिटल गेन एग्जम्पशन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड, सेक्शन 54 EC. कैपिटल गेन एग्जम्पशन in case of
इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड, सेक्शन 54 EC। कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, किसको मिलेगी एग्जम्पशन? ये एसएससी, किसी भी एसएससी को मिलेगी। एसएससी मतलब एनी एसएससी। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सच एसेट कैन ऑल्सो बी डेप्रिशिएबल एसेट held for more than 36 months. The capital gain arising from transfer of such assets should be invested in the long-term specified asset within 6 months from the date of transfer. Long-term specified asset would imply bond redeemable after 5 years, issued on or after 1st April 2018 as by the National Highway Authority, Rural Electronic Corporation Limited, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation, any other bond notified by the central government. आप जो यहाँ पे जो स्पेसिफाई एसेट है, स्पेसिफाई एसेट वो बता रखी है। मतलब अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स थी जो डेप्रिशिएबल की थी, जो आपने 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए हेल्ड कर रखी थी, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और उसको ट्रांसफ़र करने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे का यूज़ आपने 6 महीने के अंदर अंदर किसी स्पेसिफाई एसेट को परचेज करने में लगाया और ये बता रखा है हमें स्पेसिफाई एसेट्स, तो आपको क्या मिलेगी? आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 EC के अंदर। एसएससी शुड नाइदर ट्रांसफर नॉन कन्वर्ट। यहाँ पे कंडीशन क्या है? जो बॉन्ड एसएससी ने परचेज किए हैं, एसएससी ना तो उन बॉन्ड को ट्रांसफ़र करेगा ना उन बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, विद दिस बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। 5 साल तक वो उनको अपने पास ही रखेगा, उनको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो भाई जितना भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सारे का सारा आपका क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट होकर यहाँ पर चलेगा, सारे का सारा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 54 EE, टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप। सेक्शन 54 EE, टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप। कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, हर एक किसी भी एसएससी को ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। विच एसेट आर टू बी ट्रांसफर? वन और मोर ओरिजिनल एसेट्स। अगर कोई पर्सन अपनी एक या एक कोई ओरिजिनल एसेट्स को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। Investment of long-term capital gain in unit of specified fund to finance startup in India issued 1st April 2019 of such fund has may be notified by central government within 6 months from the date of transfer. Maximum investment allow any financial year is 50 lakh rupees. मतलब क्या कहना चाह रहा है? अगर आपने कोई अपनी एसेट्स को क्या किया है? ट्रांसफ़र किया है और जो भी उससे कैपिटल गेन हुआ है उसका यूज़ आपने किस चीज़ में किया है? यूनिट में, यूनिट ऑफ स्पेसिफाई, किसी स्पेसिफाई फंड की यूनिट में आपने उसका क्या किया है? इन्वेस्टमेंट कर दिया है 6 महीने के अंदर अंदर। जैसे ही आपने अपनी एसेट को सेल किया और जो पैसा आया 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी स्पेसिफाई फंड में, जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है? नोटिफाई किया है, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 के अंदर अंदर। सेक्शन 54 EE के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख तक की आपको अलाउ है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख तक की आपको अलाउ है। हाँ, इन केस द एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यूनिट सो एक्वायर शुड नॉट बी ट्रांसफर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे यूनिट्स के अंदर, स्पेसिफाई फंड की यूनिट्स के अंदर, ठीक है ना, आप उसको 3 साल तक क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट अगर आपने 3 साल से पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जो कैपिटल गेन को पहले एग्जम्प्ट किया गया था वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ये सेक्शन 54 EE क्या यहाँ पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 54F। सेक्शन 54F, कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट नॉट टू बी चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंस हाउस। आप इसको छोड़ भी सकते हो, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम।
जितना है ये वाली आगे वाली एग्जम्पशन जो है ये एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, आप इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। तो कैपिटल गेन आपका इतना तक ही करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, कैपिटल गेन हम इतना ही करेंगे। आपका कैपिटल गेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कवरअप कर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ना जो भी आपका डाउट है, क्योंकि ये वाला सारा एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ नहीं है। ये एग्जाम्शन वगैरह ये सारी एक्स्ट्रा रहती हैं, हमारे टाइम में हमने नहीं करी थी तो इतना नहीं रहता उसमें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी कवरअप कर ली है, तो ये हमारा कैपिटल गेन यहाँ पे कवरअप होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और हम पीजीबीपी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पीजीबीपी फटाफट नए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसके कर लेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल गेन आपका कवर होता है। थैंक यू सो मच।